नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आपको कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में प्रकरण नंबर 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय की चर्चा करूंगी। तो बच्चों, ब्रिटिश सत्ता मतलब अंग्रेजों का शासन। तो प्राचीन काल में हमने जैसे देखा, भारत जो है वो आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण विश्व भर में अद्वितीय स्थान रखता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक समृद्धि के कारण विश्व के अनेक देशों के लोग भारत में आए। भारत में गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया, ये सब बच्चों क्या है, तो ये सब गरम मसाले के प्रकार हैं। इसके अलावा मलमल, रेशमी कपड़े और नील आदि यूरोप के देशों में बहुत अधिक मांग रहती थी। भारत और यूरोप के बीच व्यापार जो है वो कहाँ से होता था? स्थल मार्ग से होता था, लेकिन कारणवश स्थल मार्ग बंद करने के कारण या स्थल मार्ग का नुकसान हो जाने के कारण उन्होंने नए जल मार्ग की खोज की। इस तरह जो यूरोप का व्यापार होता था वो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होता था। और इस मार्ग का केंद्र क्या था? तुर्कस्तान में स्थित इस्तंबुल था। ईस्वी सन 1453 में तुर्क मुस्लिमों ने जीत लिया था। इससे यूरोप वासियों के लिए इस्तंबुल होकर भारत आने वाला जलमार्ग क्या हुआ? बंद हो गया। यूरोप वासियों का काम गरम मसाले के बिना चलने वाला नहीं था, अतः नए जलमार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ी, जिससे विश्व के भौगोलिक खोजों के युग का आरंभ हुआ। तो भारत आने के जलमार्ग की खोज तो पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी की प्रेरणा और प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता से साहसिकों ने नए जलमार्ग की खोज का प्रयास शुरू किया। भारत आने के लिए नए जलमार्ग की खोज के लिए अनेक साहसिकों ने प्रयास किए, जिसमें बार्थोलोम्यू डाइस ने केप ऑफ गुड होप और अंतरीय खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता के लिए नए जलमार्ग के खोजने का साहस यात्रा आरंभ की, जो 1492 में अटलांटिक सागर में स्थित वर्तमान वेस्ट इंडीज टापू पर आकर रुकी। मृत्यु पर्याप्त भारत आने के जलमार्ग की खोज का विश्वास रखने वाला कोलंबस ने वास्तविक रूप से नए जलमार्ग की खोज की थी। इस बात की स्पष्टता अमेरिगो वेस्पुची ने की थी। इसके पश्चात यह प्रदेश अमेरिका के रूप में पहचाना गया। तो बच्चों, ये नक्शा है, क्या है? तो ये जो है वो जलमार्ग है। अब यदि जलमार्ग देखोगे तो इसमें देखो आपको सीधी लाइन दिखाई देगी। तो ये जो सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही है, जहां लिखा गया है क, ये जो है ये कौन सा जलमार्ग है? पुराना जलमार्ग है, जो किसी कारणवश क्या हो गया? बंद हो गया। और ये जो टूटक टूटक आपको रेखा दिखाई दे रही है, ये बच्चों कौन सा जलमार्ग है? तो नया जलमार्ग है। पुर्तगाली नाविक वास्को दा गामा, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कक्षा 8 में, ने ईस्वी सन 1498 में भारत आने का जलमार्ग की खोज की। भारतीय खलासी की सहायता से वह भारत के पश्चिम किनारे कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट बंदरगाह मतलब बच्चों कहाँ? ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आया। कौन आया? वास्को दा गामा। वहां के राजा सामुद्रिक जामोरिन ने उसका क्या किया? स्वागत किया और व्यापार करने की छूट दी। और इस तरह विश्व में यह घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके कारण ही यूरोप वासियों के लिए भारत आने का जलमार्ग जो है वो खुल गया। अब जो है भारत में यूरोपियों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना। तो जैसा कि बच्चों हमने कक्षा 8 में पढ़ा, जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनको जो है व्यापार करने की छूट नहीं दी गई, ठीक है। और लेकिन उसके बाद फिर वो जब दोबारा आए तो उनको व्यापार करने की छूट दी गई और उन्होंने अपने भारत में जगह जगह पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत आने के जलमार्ग की खोज होने के पश्चात भारत में व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम पुर्तगाली, जिसको फिरंगी कहते हैं, आए और 100 वर्ष के समय में पुर्तगालियों ने दीव, दमन, गोवा, कोचिन,
मलाक्का आदि प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया। तो बच्चों आपको एक चीज में ये नहीं समझ में आ रही है कि ये जो पुर्तगाली आए, इन्होंने दीव, दमन, गोवा, कोचीन ये सभी प्रदेश क्यों चुने होंगे? तो इसके पीछे बच्चों कारण है। तो आप देख सकते हो दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाक्का ये जो प्रदेश है ये कहाँ है? समुद्री किनारे पर है और जलमार्ग की खोज होने से ये प्रदेशों में हम वे लोग जो है वो व्यापार जो है वो आसानी से कर सके, इसलिए उन्होंने अपने अधिकार में दीव, दमन, गोवा, कोचीन इत्यादि को ले लिया। पुर्तगालियों को व्यापार में मिली सफलता से प्रेरित होकर हॉलैंड के डच और डेनमार्क के डेनिश लोग भी भारत में व्यापार करने के लिए आए। तो सबसे पहले जो व्यापार करने के लिए कौन आए थे? तो पुर्तगाली। उसके बाद उनको देखकर कौन आए बच्चे? तो प्रेरित होकर हॉलैंड की डच प्रजा और डेनमार्क के डेनिश भी यहाँ पर व्यापार करने आए, क्योंकि जो भारत है वो कैसा देश था? समृद्ध। इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्वी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसकी रानी कौन थी? तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वारा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की स्वीकृति दिए जाने पर क्या हुआ? 1608 में कंपनी का प्रथम जहाज कप्तान विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत आया, परंतु उन्हें पुर्तगालियों के वर्चस्व और विरोध के कारण व्यापार करने की अनुमति नहीं मिल सकी और अतः ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह जहांगीर की तरफ से व्यापार करने का अधिकार पत्र मिलने पर उन्होंने क्या किया? तो मिलने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कोठी व्यापारिक केंद्र 1663 में स्थापित की गई। प्रारंभिक वर्षों में कंपनी ने भरूच, सूरत, अहमदाबाद के व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, परंतु इन प्रदेशों में मराठी सत्ता का प्रभुत्व बढ़ने से कंपनी को खतरा दिखाई दिया, इसलिए वे दक्षिण और पूर्व दिशा में आगे बढ़े जहां उन्होंने मछलीपट्टनम जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज जो चेन्नई में है और फोर्ट विलियम जो कोलकाता में है, उन्होंने कोठियां स्थापित की। मुंबई के मुख्य केंद्र स्थापित किया 1687 में। 1668 में व्यापार के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। उसने समय बीतने पर माहे, कराईकल, पांडिचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम आदि प्रदेशों में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। 18वीं सदी में अंग्रेज और फ्रांसीसी विश्व भर में अपनी सत्ता स्थापित करने और उपनिवेश प्राप्त करने में सतत सक्रिय थे। भारत में 1746 से 1763 के दौरान इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सत्ता स्थापित करने के लिए 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय होने से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया और इस तरह सत्ता संघर्ष के अंत में पुर्तगालियों के पास दीव, दमन, गोवा रहे, जबकि फ्रांसीसियों के पास चंद्रनगर, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी जैसे प्रदेश रहे, जबकि डच प्रजा जो थी वो सदा के लिए विदा हो गई। अब प्लासी का युद्ध। तो बच्चों प्लासी का युद्ध हम जानते हैं कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 में किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी युद्ध है वो, उसमें आप लोग जानते हैं बंगाल का जो नवाब था सिराजउद्दौला और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया। तो ये क्यों लड़ा गया? तो सिराजउद्दौला का शासनकाल भंग करने के लिए, उसको गद्दी से हटाने के लिए। और इसका मेन कारण क्या था बच्चों? तो मेन कारण ये था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी
जो बंगाल में कोलकाता में स्थापित की गई थी, उसको क्या किया था, अंग्रेजों ने उस व्यापारी कोठी के चारों ओर बिना कुछ बताए उसके चारों ओर उन्होंने क्या करवा दी, किलेबंदी करवा दी। और किलेबंदी से असंतुष्ट होकर सिराजुद्दौला ने युद्ध की घोषणा की। बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन था। उसके उतावले स्वभाव के कारण राज्य में उसके कई विरोधी थे। उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की स्वीकृति लिए बिना ही कोलकाता की रक्षा के बहाने क्या किया, व्यापारी कोठी के चारों ओर से किलाबंदी कर दी। परंतु नवाब सिराजुद्दौला ने इस किलाबंदी को क्या किया, तोड़ दिया। और यह समाचार सुनकर मद्रास चेन्नई पहुंचने तक कोलकाता की कोठी की सहायता करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी का एक छोटा सैन्य दल बंगाल आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य शक्तिशाली होने पर नवाब की सेना को पराजित करना सरल न लगने पर क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने दगेबाजी का सहारा लिया और नवाब को पराजित करने के लिए षड्यंत्र की रचना की गई, जिसमें सेनापति मीर जाफर सेठ अमित चंद्र को षड्यंत्र के में शामिल किया गया और कंपनी को नवाब द्वारा सताए जाने का बहाना बनाकर प्लासी नामक गांव के पास मैदान में युद्ध घोषित किया। जो प्लासी का मैदान है वो मुर्शिदाबाद मतलब पश्चिम बंगाल के से 38 किमी की दूरी पर स्थित है। पूर्व योजना के अनुसार मीर जाफर युद्ध में असफल रहा और सिराजुद्दौला हार गया। क्लाइव के षड्यंत्र में प्लासी का युद्ध मात्र आधे ही दिन में पूरा हो गया और इस युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला, 24 परगना की जागीर मिली और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और इस तरह से 1757 में प्लासी का युद्ध द्वारा भारत में जो है वो कंपनी सत्ता की नींव पड़ी। अब उसके बाद है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर उसके पास से अलग अलग बहाने बनाकर विपुल धन प्राप्त किया और अधिक से अधिकार प्राप्त करने की लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। कंपनी के लिए मीर कासिम को मीर जाफर से भी अधिक महत्वाकांक्षी साबित हुआ। अतः कंपनी को मीर कासिम से डर लगा और इसलिए मीर कासिम को हटाकर पुनः जो है मीर जाफर को नवाब बना दिया। मीर कासिम अवध के नवाब की शरण में गया और उस समय अवध के मुगल बादशाह शाह आलम आया हुआ था और इसलिए तीनों के ने संयुक्त रूप से कंपनी का शासन सामना करने के लिए निर्णय करके कंपनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। बक्सर में उस संयुक्त सेना के विरुद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध किया, जिसमें संयुक्त सेना की पराजय होने से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता मिली। अब कंपनी शासन का विकास। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज सरकार ने नियामक कानून पारित किया कर 1773 में। इस कानून के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाकर कंपनी के द्वारा व्यापारी तथा राजनीतिक हितों तथा प्रवृत्तियों को उसके सीधा अंकुश में रखा गया और उसके अंतर्गत मुंबई, मद्रास के गवर्नर और उनकी काउंसिल को रखा गया। और इस तरह वारेन हेस्टिंग जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। उसके समय में मराठाओं के साथ गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग प्रथम मराठा युद्ध और मैसूर के हैदर अली के साथ द्वितीय मैसूर युद्ध हुए। इन दो सत्ताओं के साथ एक सत्ता सामना करने से ईस्ट इंडिया कंपनी को कठिनाई बढ़ी और वारेन हेस्टिंग के बाद गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस आया। उसके समय में मैसूर का बाग के रूप में प्रख्यात टीपू सुल्तान के साथ तीसरा मैसूर युद्ध हुआ। तो मैसूर युद्ध कितने हुए, तो प्रथम, द्वितीय और तीसरा। पहला और जो दूसरा हुआ मैसूर युद्ध वो किसके साथ हुआ था, वो तो उस समय गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। लेकिन तीसरा जो मैसूर युद्ध हुआ उसमें गवर्नर कौन था, तो उसमें कॉर्नवालिस था। और उस समय मैसूर का बाग कौन था, तो मैसूर के बाग के नाम किसको माना जाता था, तो टीपू सुल्तान को माना जाता था।
टीपू सुल्तान को हराने के लिए कंपनी ने मराठा और निजाम की सहायता ली और तीनों की सम्मिलित सेना से टीपू सुल्तान की हार हुई। उसे संधि स्वीकार करनी पड़ी। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन सर गवर्नर जनरल बना, मतलब ये तीसरा। पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग, फिर उसके बाद कॉर्नवालिस, फिर उसके बाद कौन आया? सर जॉन सर आया, जो गवर्नर जनरल बना। उसके द्वारा अपनाई गई तटस्थता की नीति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा एवं एक तरफ घटी तो दूसरी तरफ मराठे अधिक शक्तिशाली बने, जिससे सर जॉन सर के बाद आने वाले गवर्नर जनरल वेलेस्ली के सिर पर कंपनी को भारत में सर्वोपरि बनाने का उत्तरदायित्व आया। इसके लिए वेलेस्ली ने सहायक संधि योजना लागू की और सहायक संधि योजना की शर्तें और स्वीकार सर जॉन सर के बाद आने वाले गवर्नर जनरल वेलेस्ली के सिर पर कंपनी को भारत में सर्वोपरि बनाने का उत्तरदायित्व आया। इसके लिए वेलेस्ली ने सहायक संधि योजना लागू की। सहायक संधि योजना की शर्तें एवं स्वीकार करने वाला राज्य निम्नलिखित था। जैसे कि उसकी शर्तें, सहायक संधि योजना ये किसने लागू की थी? तो वेलेस्ली ने लागू की थी और उसकी कुछ शर्तें थी जो निम्नलिखित हैं। जैसे कि सहायक संधि योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को कंपनी सरकार प्रशिक्षित सैन्य दल प्रदान करेगी और यह सैन्य दल राज्य को आंतरिक और बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करेगी। उसके बदले में योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को सेना खर्च अथवा उतनी आय वाले प्रदेशों को देना होगा। कंपनी की अनुमति के बिना राज्य अन्य के साथ साथ युद्ध और संधि नहीं करेंगे। राज्य को दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना पड़ेगा और अन्य विदेशी को अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रखना होगा। और इस योजना का स्वीकार जो किए वो कौन कौन से राज्य थे? तो निजाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और होलकर। इस योजना एक मीठे जहर के समान थी। इस योजना को लागू करके वेलेस्ली ने बहुत से प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर दिया और गवर्नर जनरल ने टीपू की सहायक संधि योजना स्वीकार करने के लिए कहा, किंतु उसने उसे अस्वीकार कर दिया। योजना को स्वीकार करने में मना किए जाने पर कंपनी अंग्रेजों ने निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर ईस्वी सन 1799 में आक्रमण किया और चौथे मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते जो है वो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। वेलेस्ली के पश्चात भारत में गवर्नर जनरल के रूप में हेस्टिंग आया और उसने नेपाल के साथ युद्ध करके गुरखों को सेना में शामिल किया। पिंडारा के साथ युद्ध करके उन्हें अंकुश में लिया तो तीसरा मराठा युद्ध करके कंपनी की सर्वोपरिता स्थापित की। विलियम बेंटिंग के भारत में पहले के गवर्नर जनरलों की तुलना में उदार गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। इसके पहले गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति से राज्यों में जो असंतोष फैला हुआ था, उस असंतोष से एकता ना खड़ी हो जाए, इसके लिए उदारता पूर्वक कार्य किया। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1848 में डलहौजी आया और वह उग्र साम्राज्यवादी मानसिकता वाला था। उसने साम्राज्यवादी नीति के पोषण और कंपनी के राज्य विस्तार में वृद्धि के लिए जीत, जब्ती और हड़प नीति अपनाई। अब जो है वो डलहौजी की हड़प नीति, जिसको आप देख सकते हैं
युद्ध द्वारा हड़प, निसंतान राजा की मृत्यु हो जाने पर राज्य हड़प और प्रशासनिक अव्यवस्था के बहाने हड़प और कर्ज की वसूली के बहाने हड़प, नाम मात्र की सत्ता को समाप्त करके हड़प, इस तरह उसने अलग अलग हड़प नीति अपनाई थी। अब युद्ध द्वारा हड़प तो पंजाब और दक्षिण बर्मा, जिसको पेंगू बोलते हैं, उनका समावेश इसमें होता है। और निसंतान द्वारा तो जिसका हम जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसके अलावा सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, बघाट, नागपुर इत्यादि। और प्रशासनिक अव्यवस्था के बहाने तो इसमें अवध, कर्ज वसूली के बहाने तो निजाम का बराड़ प्रांत, नाम मात्र की सत्ता को समाप्त कर देने का जो हड़प था वो कर्नाटक और तांजोर। डलहौजी साम्राज्यवादी होने के साथ ही सुधारवादी भी था। उसके समय में भारत में प्रथम रेलवे मुंबई से थाना ईस्वी सन 1853 में और भारत इंग्लैंड तार व्यवहार सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था आदि की शुरुआत हुई। विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिबंधक कानून उसके समय में पारित किया गया। 1757 के प्लासी के युद्ध से शुरू करके 100 वर्ष के समय में कंपनी की सत्ता और साम्राज्य दोनों में वृद्धि हुई, परंतु ऐसा करने से भारत के राज्यों का असंतोष सामना उन्हें करना पड़ा और असंतोष और परिणाम स्वरूप 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अब कंपनी शासन का आर्थिक प्रभाव। जब हम कंपनी शासन का विवरण तैयार करते हैं तब ख्याल आता है कि भारत देश जो सदियों से विश्व के देशों में आर्थिक रूप से गौरवपूर्ण स्थान रखता है, वह कंपनी शासन के 100 वर्ष के शासनकाल में इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और कारखानों में तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता पूर्ण करने वाला देश बना दिया गया था। बंगाल 1708 से 1756 तक कच्चा रेशम, चीनी, सन और मलमल का निर्यात करता था, परंतु द्विमुखी शासन पद्धति के बाद बंगाल की आर्थिक चमक धुंधली पड़ गई। अब द्विमुखी शासन पद्धति तो बच्चों एक तरफ जो है, इसका मतलब क्या होता है कि एक तरफ परंपरागत साधनों का उपयोग हो और दूसरी तरफ उसी अर्थतंत्र में जो है वो आधुनिक साधनों का उपयोग हो। तो इस तरह के दो साधनों के उपयोग से जिस प्रदेश में यह शासन होता है उसको क्या बोलते हैं? द्विमुखी शासन पद्धति। कंपनी की अन्यायपूर्ण महसूल नीति के कारण भारत के किसान बेहाल और कर्जदार बने। अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड के उद्योगों को विकसित करने के लिए भारत के कपड़ा उद्योग पर अन्यायपूर्ण आयात कर चुंगी लगाया। भारत के लोग उद्योग धंधे को कुचल डालने के लिए विविध अनुचित तौर तरीके अपनाए, जिससे भारत के लोग के जो उद्योग धंधे थे वो कैसे हो गए? बर्बाद हो गए। कैसे हो गए? कैमरा म्यूट करो, अनम्यूट करो तो आएगी आवाज। गरीब और बेरोजगार बने। कंपनी के व्यापारी निजी व्यापार करके बंगाल के कारीगरों से थोड़े समय में निर्धारित मात्रा में कपड़े बुनकर तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट लिखा लेते थे और यदि कारीगर इनकार करे तो कोड़े मारने तथा जेल की सजा दी जाती थी। कंपनी के आगमन से पहले भारत के गांव स्वावलंबी और समृद्ध थे। वे अंग्रेज के शासन के कारण गरीब और पराधीन बने। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में भारत में मुंबई थाना के बीच प्रथम रेलवे एवं इंग्लैंड भारत के बीच स्टीमर सेवा शुरू की गई और मुंबई, मद्रास जो चेन्नई है, कोलकाता जैसे बड़े बंदरगाहों का विकास हुआ। अब कंपनी शासन का सामाजिक प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन के दौरान समाचार पत्रों के विकास से भारतीय लोक में विचार, वाणी स्वातंत्र्य की भावना विकसित हुई और उस समय में भारतीय समाज में कुछ प्रदेशों में कुरीतियां देखने को मिली, जिसे सती प्रथा, दूध पीती प्रथा का रिवाज, बाल विवाह आदि मुख्य थी। अंग्रेज के संपर्क से राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, बहराम जी मलबारी आदि ने इन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए कानून बनवाए और भारत में प्रशासनिक ढांचे का
नहीं आए, दो ही बच्चे हैं। प्रशासनिक ढांचे का अंग्रेजीकरण होने से अंग्रेजी जानने वाले लोगों की जरूरत पड़ी। परिणाम स्वरूप मैकाले के प्रयास से भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने की शुरुआत हुई। चार्ल्स वुड की सिफारिश से मुंबई, मद्रास, कोलकाता में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में अंग्रेजी जानने वाला वर्ग तैयार हुआ और समय बीतने पर वह उसने सुधारवादी मांगे करके सुधार की प्रक्रिया को गति दी। अब जो है यहाँ पर ये पार्ट पूरा होता है। तो इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की समृद्धि और व्यापार से आकर्षित होकर भारत आई और भारत में कंपनी शासन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र पर अच्छे बुरे प्रभाव पड़े। कंपनी ने भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध करने की नीति अपनाई और भारत में अपने लाभ के लिए जिस व्यवस्था में उपनिवेशक सुधार किए गए उसे भारत की प्रत्यक्ष रूप से लाभ भी हुआ। और ऐसे यहाँ पर ये पार्ट पूरा होता है। और ये जो स्वाध्याय है इसका स्क्रीनशॉट पार करके बच्चों आपको घर काम में करना है।